रवि साहब उस सुबह बेहद खुश थे। उनकी लाडली पोती रम्या 6 महीने बाद हॉस्टल से आ रही थी, पर उन्हें कहाँ पता था उस दिन शाम को रम्या के बोटिंग करते वक्त क्या हादसा होने वाला है। मॉर्निंग वॉक से लौटे उन्हें थोड़ी देर ही हुई थी कि रम्या पहुंची। If you try just one bite, I promise you will like it. Grandfather, I know you say that every time. नाश्ते के बाद उन्होंने रम्या के मम्मी पापा से वीडियो कॉल पर बातें की। वे लोग उस समय विदेश में थे। दिन में रम्या की 2 दोस्त आ गई थी पास ही के घर से। रम्या वाटर स्पोर्ट्स की शौकीन थी। शाम को डैम के रिजर्वायर में बोटिंग का प्रोग्राम बना। इधर शाम को रवि साहब रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल गए और उधर रम्या दोस्तों के साथ बोटिंग के लिए डैम के लिए निकली। कोई भी बोट खाली नहीं था, लेकिन बुकिंग बंद होने के ठीक पहले उन्हें एक बोट बड़ी मुश्किल से मिल गया। रम्या को तेज बोटिंग पसंद था। This is amazing. I love this. Hold on. We're going over. Watch out. Watch out. जब सिर पानी के बाहर आया तो डैम काफ़ी दूर नजर आया और वह छोटा टापू उससे कम दूरी पर। रम्या का लाइफ जैकेट इन्फ्लेट नहीं हुआ था। इससे पहले कि ज़्यादा थकान हो, वह तेज़ी से टापू की ओर बढ़ चली। पानी की धारा उसी तरफ जा रही थी। अंधेरा बढ़ने लगा था और उसकी ताकत कम होती जा रही थी। कुछ ही मिनटों में उसके हाथ शून्य पड़ने लगे और उसकी सांसें टूटने लगी। मगर आखिरकार उसके हाथों ने टापू की मिट्टी को छुआ। तब तक चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। जैसे तैसे वह एक पेड़ के नीचे पहुंची और बेहोश हो गई। रम्या के लौटने में देर होने और फोन नहीं उठाने के कारण रवि साहब डैम पर आ चुके थे। हादसे के बारे में सुनकर सदमे में थे। बदहवास बार बार रम्या को फोन कर रहे थे, मगर कोई जवाब नहीं। उधर रेस्क्यू टीम ने बाकी दोनों लड़कियों को ढूंढ लिया था, मगर रम्या नहीं मिली थी। उस टापू के पास जाकर उन्होंने आवाज़ भी दिया था, मगर कोई जवाब नहीं मिलने से लौट गए थे। रम्या तो बेसुध पड़ी थी। उसके बाद कुछ दिनों के लिए रिजर्वायर में बोटिंग रोक दी गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो धूप खिली हुई थी। रेस्क्यू टीम हादसे वाली जगह फिर से खोज में लगी थी। रम्या ने उठने की कोशिश की, मगर नहीं उठ पाई। पैरों में काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी। जब उसने बोट को लौटते देखा तो फफक कर रो पड़ी। बिना खाए पिए दिन भर पड़ी रही। भूख और प्यास के मारे बुरा हाल था। शाम के पहले किसी तरह उसने कुछ बड़े पत्तों से मिट्टी पर अपना अस्थायी बिस्तर बनाया। अगले दिन सुबह पैरों की सूजन थोड़ी कम थी। ताकत लगाकर आसपास चलना शुरू ही किया था कि उसकी आंखें चमक उठी। वहाँ पर अमरूद, केले और पपीते के अनेकों पेड़ थे। फल खाकर कुछ ताकत मिली। दिन में कई बार उसने लाइफ जैकेट हाथों में लेकर मदद मांगी, मगर डैम करीब 700-800 मीटर दूर था। कोई फायदा नहीं हुआ। अगले दिन इधर उधर घूमते हुए उसकी नज़र ज़मीन पर कुछ गिरे हुए एल्यूमिनियम फॉल्स पर गई। शायद पुराने पिकनिकर्स कभी छोड़ गए थे। रम्या कुछ पल उन्हें देखती रही और तभी उसके मन में एक विचार कौंधा। उसने लकड़ियों और लताओं से एक फ्रेम बनाया, लगभग 2 फीट बाई 2 फीट का। उस पर फिर एल्यूमिनियम फॉल्स को साफ करके सावधानी से चिपकाया। अब उसके हाथ में एक बड़ा आईने जैसा कुछ था। सूरज सुबह डैम के पीछे उगता था। उसे बस आईने से सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करना था डैम की तरफ। शायद किसी की नज़र पड़ जाए। उधर रवि साहब मानने को तैयार नहीं थे कि रम्या के साथ कुछ बुरा हुआ है। सबको बोलते चलते कि वह ज़रूर लौटेगी। लोगों ने समझा कि बुढ़ापे में दिमाग पर शॉक लगा है। घर में दुखी होकर बैठने की बजाय हादसे के दूसरे दिन से ही वे सुबह शाम रोज डैम पर घूमते और नदी की तरफ देर तक देखा करते। आज चौथा दिन था।
रम्या के मम्मी पापा आज विदेश से लौटने वाले थे। सुबह रवि साहब डैम पर खड़े होकर नदी के बीच उस स्पॉट को देख रहे थे, तभी उनकी नज़र टापू से आती तेज रोशनी पर पड़ी। यह रम्या के आईने से आ रही थी। रम्या आईने को हिला रही थी ताकि रोशनी रुक रुक कर जाए और डिस्ट्रेस सिग्नल की तरह लगे। आनन फानन डैम सिक्योरिटी को भी सिग्नल दिखाया गया। उस हादसे को लोग अभी भूले नहीं थे। बिना देरी किए रेस्क्यू बोट तुरंत उस टापू की ओर रवाना कर दिए गए। दूर से आते रेस्क्यू बोट्स को देखकर रम्या की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। डैम पर दादा पोती का मिलन देखने लायक था। 4 दिन अस्पताल में रहने के बाद रम्या घर लौट आई। यह दादाजी की अटूट विश्वास का ही चमत्कार था जो पोती को वापस मुसीबतों से खींच लाया था।